बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को या रदरफोर्ड को जे थॉमसन के मॉडल पे इतराज था। जे थॉमसन मॉडल ये था कि उसने क्या बताया था, जे थॉमसन ने हमें ये बताया था कि एटम जो है एक पॉजिटिव स्फीयर होता है। एटम एक पॉजिटिव स्फीयर, यानी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस बिखरी हुई होती है जहां कहां, और अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। तो ये जे थॉमसन मॉडल था। जे थॉमसन के मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे एटम के अंदर, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे एटम के अंदर क्या होती है, चिपकी होती है, लगे होते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इसको प्रूव करने के लिए इसने एक गोल्ड शीट ली, यानी हम इसको कंसीडर ऐसे करेंगे कि ये गोल्ड शीट है, बिल्कुल बारीक गोल्ड शीट, जिसकी जो थिकनेस थी वो थिकनेस थी 0.404 सेंटीमीटर, ठीक है। इसने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल में क्या लिए, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे क्या होता है बेटा, डबल पॉजिटिव था। अब होना ये चाहिए था कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज, और जे थॉमसन के मॉडल के एटम पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो होना ये चाहिए था कि जैसे अल्फा पार्टिकल इसके नजदीक जाता इसको वापस आना चाहिए, इसके नजदीक जाता वापस आना चाहिए। में भी कोई एक आध अल्फा पार्टिकल बीच में से गुजर जाए एटम से, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स को क्या होना चाहिए, वापस आना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, वापस आना चाहिए। और रिजल्ट कुछ और मिले, रिजल्ट जो है रदरफोर्ड को कुछ और मिले। रिजल्ट क्या मिले, इसने ये देखा कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, यानी ये अगर ये एटम है तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे गुजर गए, इधर से गुजर गया, 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 यानी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे गए। अब अगर एटम ऐसा होता, यानी एलन पुडिंग मॉडल के हिसाब से अगर पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज फैली हुई होती तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक यानी वापस आते, पर ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले गए। इससे जाहिर होता है, क्या जाहिर होता है कि ज्यादातर एटम का हिस्सा जो है वो क्या है, खाली है, एम्प्टी। खाली का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे एटम में नहीं है। यानी इस यहाँ पे जो खाली का सेंस है वो ये है कि पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां के अगर वहां नजदीक आएगा अल्फा पार्टिकल तो शार्प एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने आएगा, लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। पर मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे जाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे जाएंगे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट था। अब इसके रिजल्ट क्या है उसको चेक करते हैं। ये थोड़ा मैं आपको एनिमेशन दिखा दूं कि रदरफोर्ड मॉडल के बारे में ये भाई क्या कहती है। अब ये आपका पोलोनियम है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, ये पतली सी गोल्ड की शीट है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल जैसे ही इसको टकरा रहे हैं तो ये पीछे देखें, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या है, सीधे आ रहे हैं। तो आगे क्या चीज है, अब ये किसका मॉडल है, ये फिल्म पुडिंग मॉडल, जे थॉमसन। कि भाई पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यानी पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज फैली हुई है। अगर पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज फैली हुई है, ठीक है, अगर पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज फैली हुई है तो अल्फा पार्टिकल जैसे से टकराए तो ज्यादातर को वापस जाना चाहिए। और वो क्या रहा है वो देखते हैं। ये फिल्म पुडिंग मॉडल है, ठीक है। तो ये आपके जो इलेक्ट्रॉन, ये तो इसकी बात है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये जे थॉमसन, ये जे थॉमसन मॉडल आ गया, फिल्म पुडिंग मॉडल। कस्टर्ड आ गया, ये देखें, पॉजिटिव 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 चार्ज, बीच में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, एम्बेडेड होंगे, चिपके हुए होंगे। इसको इधर चेंज करते हैं। तो आगे काम की बात पे आते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट को जरा देखिए। ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहां से अल्फा पार्टिकल जैसे ही गोल्ड शीट से टकराएगा, ये जिंक सल्फाइड प्लेट है जो डिटेक्टर है,
तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस शीट से गुजर के इससे टकराएगा शीट से, तो वहां पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होगी, चमक प्रोड्यूस होगी, और हमें पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल ने कहाँ हिट किया है। ठीक है, तो देखते हैं ये अल्फा पार्टिकल अभी देख रहे हैं, इधर जो स्ट्राइक करा यानी ये 90 की एंगल है, इस साइड पे 90 से लेस एंगल है, इस साइड पे 90 से ज्यादा एंगल है। ठीक है, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इस साइड पे आ रहे हैं। ठीक है, अब ये आपका हो गया लेड बॉक्स, ये आपका पोलोनियम, जिससे क्या खारिज हो रहे हैं अल्फा पार्टिकल। बीच में हम सिलेक्ट लगाएंगे, तो इसको थोड़ा आगे करते ही हमारे काम की चीज नहीं है। अब यहां से आते हैं, तो ये इसको बताता चलो आपको 3 4 5 नेम है। आप इसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, आप इसको न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं, आप इसको प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं, आप इसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस एलिमेंट में अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए थे आफ्टर पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल। आप इसको ईगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। दो इसके कोवर्कर्स थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने उनकी मदद की। ठीक है, एक था हंस गीगर, दूसरा था अर्नेस्ट मार्सडेन। ये दो इसके स्टूडेंट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था रदरफोर्ड की गाइडेंस में। तो इन तीनों के नाम से जो है इसका मॉडल का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब होगा क्या, अब यहां से स्लिट जो है इसका काम क्या होता है कि लाइट को प्रॉपर डायरेक्शन में सीधा ट्रेवल कराएगी। ठीक है, अब जैसे ही अल्फा पार्टिकल एक डायरेक्शन में जाके स्लिट से टकराएंगे, तो आप नोट करेंगे जैसे ही गोल्ड शीट से निकलेंगे तो सीधा ट्रेवल करेंगे। भाई डॉक्टर जा ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। अब ये देखिए, अब ये स्ट्रीम ऑफ अल्फा बिल्कुल सीधा जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे जैसे लगेंगे स्केटर होते जाएंगे, पर बहुत ही कम आपको इधर उधर नजर देंगे। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे आ रहे हैं, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या आ रहे हैं, सीधे आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे करते हैं, ये देखें कि ज्यादातर जो है अनरिफ्लेक्टेड बिल्कुल सीधे हैं। थोड़े से अल्फा पार्टिकल है जो थोड़ी सी जिनमें रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, ज्यादातर सीधे हैं, ज्यादातर सीधे हैं। ठीक है, अब इसको हम अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन, अब बात करें कि भाई इसका मकसद क्या है। अब ऑब्जर्वेशंस क्या थे इस एक्सपेरिमेंट के, कि भाई इसने ऑब्जर्व क्या किया। ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड मॉडल की बात करें, नंबर पहला कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हुआ था कि बिल्कुल सीधे मूव किए कर गए थे। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हुआ था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed through gold foil, अनडिफ्लेक्टेड, यानी बिना मुड़े हुए सीधा का सीधा ट्रेवल कर गए। अनडिफ्लेक्टेड यानी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे गए, वो ना ऊपर नीचे या थोड़ी या बड़ी एंगल्स पे डिफ्लेक्ट नहीं हुए। इसका मतलब ये था पहले का कि ज्यादातर एटम का हिस्सा जो है वो एम्प्टी होता है। क्या होता है, ऑब्जर्वेशन 1 से ये पता चला एटम का ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी होता है। किस सेंस में क्या एम्प्टी होता है कि इस पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज नहीं होती, पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज नहीं है। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, few alpha particles reflected at short angles, के कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए थे छोटी एंगल से। अब ये देखें, अब ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये जो एंगल है ये वाली, इस साइड से आए तो लेस देन 90 डिग्री, इस साइड आए तो मोर देन 90 डिग्री। तो ज्यादातर डिग्री सेंटीग्रेड क्यों आ रहा है भाई बार बार, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे गए थे
उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई, यानी वो मुड़े नहीं थे, मुड़ने के अलावा सीधे गए थे। कुछ अल्फा पार्टिकल में डिफ्लेक्शन आई थी, ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल में डिफ्लेक्शन आई थी जो न्यूक्लियस के बिल्कुल, न्यूक्लियस के या पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल नजदीक आए थे, ठीक है। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए, यानी एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। खाली का मतलब ये है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है, उसमें क्या नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इस वजह से अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं। अगर जैसे ही अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज के नजदीक आएगा तो उसमें थोड़ी सी डिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि वो नजदीक आके गुजर गया। जैसे ही अल्फा पार्टिकल बिल्कुल इसके सामने आएगा तो लार्ज एंगल पे, मोर देन 90 डिग्री पे क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, 8000 अल्फा पार्टिकल्स, एक अल्फा पार्टिकल की जो एंगल है वो लार्जर देन 90 डिग्री होती है, लार्जर देन 90 डिग्री। और 12000 में एक ऐसा होता है, आउट ऑफ 12000 अल्फा पार्टिकल एक ऐसा होता है जो 180 डिग्री पे, यानी बिल्कुल बाउंस बैक होता है, यानी यहां से गया यहां वापस आया, यानी जैसे ही इधर टकराया, टकराने के बाद इधर ही वापस आया, ठीक है। पहले इधर गया न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने, वापस आया। पर ये कब हो रहा था, आउट ऑफ 12000 अल्फा पार्टिकल सिर्फ एक ऐसा था जो बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने गया, और क्योंकि वो डेंस पार्ट था, उधर पॉजिटिव चार्ज थी, तो वहां से वापस आया। तो थर्ड रिजल्ट क्या था, थर्ड रिजल्ट यही था जो भी हम बात कर रहे थे कि आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल्स ओनली वन रिफ्लेक्टेड लार्जर देन 90 डिग्री एंगल, कि सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल ऐसा था 8000 अल्फा पार्टिकल में जो 90 डिग्री से ज्यादा पे क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था। बाकी सारे या तो बिल्कुल शार्ट एंगल पे या बिल्कुल सीधा जो है डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो इसी तरह से इसने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया कि जरूर ये जो अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर जा रहे हैं तो एटम के उस एरिया में, एटम के उस एरिया में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है एटम पे, पॉजिटिव चार्ज वहां पे है जहां पे अल्फा पार्टिकल शार्ट डिफ्लेक्ट हुए या बिल्कुल जाके सामने वापस आए। तो इसने कहा कि जरूर एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। इसका नाम इसने क्या रखा, न्यूक्लियस। तो इसके जो है रदरफोर्ड के मॉडल में क्या डिस्कवर हुआ था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था, ठीक है। और इसी वजह से इसको न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं। और न्यूक्लियस को डिस्कवर करने की वजह से ही इज ऑनररी कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का अब्बा है। तो क्योंकि इसने, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होता है कि न्यूक्लियस में रिएक्शंस होते हैं, इसमें रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियस में। तो इस वजह से न्यूक्लियस डिस्कवर करने वाले को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न, सॉरी कौन सी केमिस्ट्री, न्यूक्लियर। ही इज कंसीडर्ड एज अब्बा ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब इन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे इसने क्या किया, इसने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया जिसकी हाईलाइट लिखते हैं। नंबर पहली बात कि सेंट्रल पार्ट जो है उसको इसने न्यूक्लियस का नाम दिया। सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। यानी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होगा, जो बीच वाला हिस्सा होगा, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होती है, कितनी होती है, इसने कहा कि Z नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या ZE नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। Z इज एटॉमिक नंबर, E इज द चार्ज, E इज द चार्ज, ठीक है। तो ZE नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे क्या होती है, पॉजिटिव चार्जेस। और दूसरी बात इसने क्या की, there must be equal number of negative charges, equal number of negative charges outside the nucleus, charges outside the nucleus। तो इसने ये भी कहा कि जरूर न्यूक्लियस के बाहर इतनी ही नेगेटिव चार्जेस होनी चाहिए
जितनी के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। इसी वजह से एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सब पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो जितनी पॉजिटिव चार्जेस उतनी नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन एटम क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। और बात इसने क्या की कि न्यूक्लियस इज हाईली डेंस, यानी बहुत ही डेंस पार्ट होता है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि अराउंड 99.94% मास ऑफ एन एटम, एटम का जो 99.94% मास है एटम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो एटम का ऑलमोस्ट सारा का सारा मास किस चीज में मौजूद है? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर, नेग्लिजिबल मास कंसीडर करते हैं। तो ऑलमोस्ट मास जो है वो किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है। पांचवी बात क्या थी कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल as compared to size of atom, as compared to size of an atom। कि अगर हम एटम को कंपेयर करें न्यूक्लियस से तो न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है। रदरफोर्ड का कहना है कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं न्यूक्लियस को, या फील करना चाहते हैं कि न्यूक्लियस एटम से कितना छोटा है, आप फुटबॉल स्टेडियम चले जाएं, वहां मैच देखने जाएं। जब फुटबॉल स्टेडियम में फुटबॉल मैच स्टार्ट होता है तो फुटबॉल को बिल्कुल सेंटर ऑफ द ग्राउंड में रखा जाता है। अब ये जो पूरा ग्राउंड है ये एटम का रेडियस है, और वो जो फुटबॉल सेंटर में रख के जो लात मारी जाती है वो लात नहीं, वो फुटबॉल जो है वो न्यूक्लियस है। फुटबॉल क्या चीज है? न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसी तरह जो है, यानी आप अज्यूम कर सकते हैं कि हाउ स्मॉल इज न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ एन एटम। एटम से बहुत छोटा होता है। नंबर छठी बात की बात करें, इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस in various orbits, like planets around sun, कि जैसे प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं सन के बाहर, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जो है न्यूक्लियस के बाहर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, रिवॉल्व करते हैं। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम मॉडल भी कहते हैं। सोलर सिस्टम मॉडल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इसने अपने एटॉमिक मॉडल को किससे कंपेयर किया था? सोलर सिस्टम के साथ या प्लैनेटरी सिस्टम के साथ। अब इसका मानना था कि एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होती हैं। अब ये ऑर्बिट्स कहाँ होती है इसने नहीं बताया, इसने सिर्फ इतना बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इन ऑर्बिट्स में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। ये बताया। ठीक है, अब इसके एटॉमिक मॉडल पे दो मेजर ऑब्जेक्शंस थे। पहला ऑब्जेक्शन ये था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सीलरेट होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स के पुराने प्रिंसिपल्स के हिसाब से, जो कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होते हैं, इसको एनर्जी इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या करनी चाहिए? खारिज करनी। अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ड्यूरिंग एक्सीलरेशन, ड्यूरिंग रिवॉल्विंग, ये एनर्जी क्या करता है? खारिज करता है। तो फिर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं, इसको स्पाइरल पाथ में रिवॉल्व करना चाहिए। स्पाइरल पाथ क्या होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपना डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम करता जाए। क्यों करता जाए भाई? कि इलेक्ट्रॉन भाई आखिरी शेल में है, ये रिवॉल्व करता गया, एनर्जी खारिज की। जैसे एनर्जी खारिज की तो इट शुड फॉल इनटू लोअर शेल। अब जैसे ही लोअर शेल में आएगा तो लोअर शेल में अगेन ये रिवॉल्व करेगा या रुक जाएगा? अगेन एनर्जी खारिज करेगा।
इन द एंड इसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन होनी चाहिए वो न्यूक्लियस होनी चाहिए। ये न्यूक्लियस में गिर के एटम को डिस्ट्रॉय करे। यानी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स रदरफोर्ड मॉडल एग्जिस्ट ही नहीं करता। रदरफोर्ड मॉडल एग्जिस्ट ही नहीं करता अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। रदरफोर्ड मॉडल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, चलिए दूसरी बात पे आते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व करता है और एनर्जी भी खारिज करता है तो इसका जो एटम का स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। और जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में किसी भी एटम को फिल करके उससे करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं, तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। कौन सा स्पेक्ट्रम? अब इन दोनों डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए नील बोर मैदान में कौन आता है? नील। तो ये मॉडल हमारे सिलेबस में नहीं था, तो इसी पे क्योंकि बोर थ्योरी इसी को आगे बढ़ाती है तो हम भी इसको सोचा कि एक्सप्लेन करने, थोड़ा एक्सप्लेन हो गया। अब हम वापस आते हैं आज की टॉपिक पे जो कि हमारी है कि बोर एटॉमिक थ्योरी। तो पहली बात नील बोर ने, अब ये बात थी रदरफोर्ड वाली 1911 की, 1911 की। अब हम आते हैं 1913 पे। 1913 पे नील बोर ने रदरफोर्ड की लेबोरेटरी में ही काम करते हुए, यानी रदरफोर्ड की लेबोरेटरी में ही काम करते हुए विथ द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसने कुछ नहीं किया। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, इसने कुछ नहीं किया, खाली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद ली। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को उठा के नील बोर ने एक और एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। उसमें ये जो दोनों ऑब्जेक्शंस थे, ये जो दोनों डिफेक्ट समझे जा रहे थे रदरफोर्ड मॉडल में, उन दोनों को जो है इसने रेक्टिफाई किया, उन दोनों डिफेक्ट्स को जो है एक्सप्लेन किया। और वो डिफेक्ट्स जो नहीं थे बल्कि क्लासिकल जो प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स थे उनमें जो खामी थी उसको भी हाईलाइट किया। तो इसने क्या क्या चीज है कि ही प्रपोज एटॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को ये पहला भाई था जिसको हम कहते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज अ रिवोल्यूशनरी एटॉमिक थ्योरी इन एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल किसने यूज किया था? नील बोर ने यूज किया था। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है? ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। अब रदरफोर्ड पे एतराज क्या था कि इलेक्ट्रॉन को घूमते हुए एनर्जी खारिज करनी चाहिए और वो स्पाइरल पाथ में घूमे, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाए और एटम डिस्ट्रॉय हो जाए। यानी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स रदरफोर्ड मॉडल एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। तो इसने ये बताया कि एटम स्टेबल होता है, कैसे होता है वो हम आगे पोस्टुलेट में पढ़ते हैं। तो इसने न सिर्फ ये बताया कि एटम स्टेबल होता है और इलेक्ट्रॉन वैसे ही रिवॉल्व करता है, ठीक है, जैसे रदरफोर्ड ने बताया, और दूसरी बात कि एटम का जो स्पेक्ट्रम होगा वो भी लाइन स्पेक्ट्रम होगा। क्यों होगा वो उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसने एटॉमिक स्पेक्ट्रम की भी जो है क्या किया? एक्सप्लेन किया कि वो कैसे बनता है और लाइन क्यों होता है, कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता। और दूसरी बात ही आल्सो एक्सप्लेन दैट द क्लासिकल फिजिक्स लॉ डू नॉट अप्लाई ऑन द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। इसको पहली बार ये पता चला कि ये जो छोटी छोटी बॉडीज हैं, जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको वेव कैरेक्टर, तो इसके दो इस मॉडल में ये पता नहीं था, इसको पार्टिकल का ही पता था, पर इसको ये पता था कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं उन पे ये न्यूटन लॉज और ग्रेविटेशनल लॉज और जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके प्रिंसिपल्स है या आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की थ्योरी है मैक्सवेल की, वो यहाँ पे काम नहीं आए। यानी इन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे वो थ्योरी अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए ये तीन चीजें, एक ही तीर में तीन चीजें। पहली बात कि रदरफोर्ड मॉडल सही था, उसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल रिवॉल्व करेगा और एटम जो है रिवॉल्व करने के बाद भी जो है वो स्टेबल होता है। कैसे होता है ये अपने पोस्टुलेट में बताएगा। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने के बाद भी एटम का जो स्पेक्ट्रम होगा वो लाइन होगा, कैसे होगा ये खुद बताएगा। ठीक है, तीसरी बात इसने खामी भी बता दी कि भाई फिजिक्स के प्रिंसिपल में खामी है, उसको जरा रेक्टिफाई करें। तो इसकी थ्योरी के बाद और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद मॉडर्न फिजिक्स का जो है वो क्वांटम थ्योरी जो है वो वजूद में आती है, अल्बर्ट आइंस्टाइन मैदान में आता है और क्वांटम फिजिक्स आगे तरक्की करती है। अब क्वांटम फिजिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है? डील करती है, और जो आपकी क्लासिकल फिजिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को डील करेगी। ठीक है, तो अब आते हैं, तो मैं सेव कर लूं, इधर सेव करने इधर वापस नहीं जाएंगे।
वोंट गो बैक, तो इसको सेव कर। पास्टुलेट की बात करें तो पहला पास्टुलेट ये है, जैसे रदरफोर्ड ने बताया था, क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के बाहर वेरियस ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। थोड़ा सा फर्क इसने एडिशन की कि वाकई ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, पर अब क्योंकि रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन होते होंगे कहाँ, ऑर्बिट्स कहाँ होंगे। नील बोर ने एक चीज ऐड की इसमें। नील बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर फिक्स एनर्जी स्टेट, यानी वही प्लांक्स क्वांटम थ्योरी वाली बात हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वेरियस एनर्जी स्टेट। वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट में होते हैं। जब वो एक्सटर्नल सोर्स से क्वांटम ऑफ फोटॉन एब्जॉर्ब करेंगे तो जंप करते हैं, लोअर शेल से कहां जंप करते हैं, हायर में जंप करते हैं। ठीक है, तो इसी ने वही बात दोहराई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट शेल्स में होते हैं। इन शेल्स को और क्या कहते हैं, इन शेल्स को कहते हैं ऑर्बिट्स। इसने और एक चीज जो बताई वो क्या कि इस शेल्स को एनर्जी लेवल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स। अब ये भी चीज जो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से ली गई है, क्योंकि हर शेल की ये कह रहा है कि फिक्स एनर्जी होती है, न्यूक्लियस से फिक्स डिस्टेंस होता है। तो ये शेल आम शेल नहीं है, वो रदरफोर्ड वाले नहीं है। इस शेल की अपनी एक एनर्जी है और एक फिक्स सर्कुलर पाथ या फिक्स डिस्टेंस है आउटसाइड द न्यूक्लियस, जहां पे आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढ सकते हैं। ठीक है भाई, तो पहला पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ हैविंग डेफिनेट एनर्जी एंड फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये बात रदरफोर्ड मॉडल में नहीं थी। रदरफोर्ड ने सिंपल ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेरियस ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, पर वो ऑर्बिट्स कहाँ होंगी, किस जगह पे होंगी, उनकी एनर्जी होगी कि नहीं होगी, ये बातें हमें कौन बता रहा है, नील। अच्छा, आगे क्या है कि एज ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। क्योंकि हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन किस चीज में, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ कि लोअर एनर्जी लेवल में है, लोअर एनर्जी स्टेट में है। ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट में है तो ये रिवॉल्व करता रहेगा और ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ना ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ना ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता तो लोअर शेल में अपर शेल नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ये एनर्जी रिलीज नहीं करता तो भाई लोअर शेल से न्यूक्लियस में नहीं जाएगा, यानी एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर ये एनर्जी रेडिएट करता, इसने वही खामी बताई कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा कि ये जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स है वो इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है और इलेक्ट्रॉन से बाहर इन द न्यूक्लियस। ईमान आखिर में बताता हूं आपको। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन जो है, क्या बता रहा था वो एकदम टूट गया। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है व्हाइल स्टेइंग इन द लोअर एनर्जी स्टेट, ग्राउंड स्टेट भी, ना एनर्जी रिलीज करता। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज भी नहीं करता, एब्जॉर्ब भी नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, इस पे वो जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल की थ्योरी है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन छोटा सा टिनी पार्टिकल है। ठीक है, तो वो खुद ब खुद जो है सेंट्रीपिटल फोर्स उसको जो है वो एक्सीलरेट करा रही है, इसलिए हम ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। जब तक हम एक्सटर्नल सोर्स से इसको एनर्जी हम खुद ना दे तब तक ये ना एब्जॉर्ब करेगा ना रिलीज करेगा। तो सेकंड पोस्टुलेट ये कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एप्रोप्रिएट ऑर्बिट, के जिस ऑर्बिट में है उसी में रिवॉल्व कर रहा है, तो इट नाइदर लूज नॉर गेन एनर्जी, ये ना एनर्जी लूज करेगा और ना गेन करेगा। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी एंड इट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस एज तमाम, जैसे जैसे आपका ऑर्बिट बढ़ता जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखिए दो चीजें, एनर्जी वैसे तो टोटल होती है ऑर्बिट की, पर हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक नहीं होता। हमारा फोकस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो एटम की स्टेबिलिटी वगैरह जो हम मेजर करते हैं, उसकी रिएक्टिविटी, उसकी स्टेबिलिटी और उसकी जो है दूसरी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी से क्या होती है, मेजर होती है। तो इसलिए हम टोटल एनर्जी की बात नहीं करते। जब भी हम इलेक्ट्रॉन को शेल में एक्सप्लेन करते हैं तो हम उसकी किस एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल चेंज, पोटेंशियल के साथ काइनेटिक भी चेंज होती है,
पर इक्वल एक्सटेंट में नहीं होते। कि ऐसा नहीं कि टोटल एनर्जी सेम रहेगी जब आप एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी देंगे, तो ऐसा नहीं है कि जितनी आपकी पोटेंशियल चेंज होगी उतनी काइनेटिक कम होगी। यानी अगर पोटेंशियल बढ़ती है तो काइनेटिक उतनी ही कम होगी, या काइनेटिक जितनी कम होती है उतनी पोटेंशियल बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हम टोटल एनर्जी को डील ही नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, जिसको मैं सेव करके अगले पोस्टुलेट पे आते हैं। नंबर 3 क्या है, अब यहां से हमने ये एक्सप्लेन किया कि जब तक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो वो ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना रिलीज करेगा, तो अपनी शेल में घूमता रहेगा विदाउट इमिटिंग रेडिएशन। जब वो रेडिएशन खारिज नहीं करेगा तो वो स्पाइरल पाथ में नहीं, वो सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ये बात यहां तक एक पोस्टुलेट जो है वो उसका रदरफोर्ड का एक्सप्लेन हो गया। अब तीसरे पोस्टुलेट की बात करें कि जब तक हम एक्सटर्नल सोर्स से, हमने क्या किया, हमने ये इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद है, हमने क्या किया कि एक फोटॉन ऑफ एनर्जी इसको दिया एक्सटर्नल सोर्स से। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा पर क्वांटाइज्ड वे में। क्वांटम या फोटॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और ये जब करेगा लोअर शेल से कहां जाएगा, हायर में। तो ये चीज की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट। ये कौन सी बन जाएगी, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब क्योंकि एटम की एनर्जी कम थी, हमने क्या किया कि एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दी, एटम की एनर्जी बढ़ गई। कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी। और एक चीज ध्यान में रखें कि पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो जैसे ही एटम क्या करेगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब करेगा, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। तो जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहां, हायर शेल। अब जैसे ही हायर शेल में आ गया, इधर देखें, इधर आ गया इलेक्ट्रॉन, पहले इधर था। तो हायर शेल में आने के बाद क्या होगा कि एटम जो है उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी या रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये एटम अनस्टेबल हो जाएगा। ये एटम क्या हो जाएगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर वाले शेल में ज्यादा देर स्टे नहीं कर पाएगा, ये वापस जंप करेगा अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट में। जैसे ये जंप करेगा वापस, तो उतनी एनर्जी का फोटॉन ये क्या करेगा, रिलीज करेगा जितनी इसने क्या की थी, एब्जॉर्ब। तो सिर्फ तब ही एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जब हम या तो वो एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करे, यानी वो उसके जो एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत कम है, तो वो आपका सनलाइट से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएगा। या फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि दूसरी फॉर्म एनर्जी की देनी पड़ेगी। पॉसिबल है हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें, पॉसिबल है हम हीट एनर्जी दें, कोई भी एनर्जी दें एक्साइटेशन के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉन अपर टू लोअर या लोअर टू अपर तभी जा सकता है जब एनर्जी डिफरेंस होगा। यानी जब तक हम एनर्जी नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने शेल में ही रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर शेल कब जाएगा, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, आफ्टर रिवॉल्विंग एनर्जी। रिवॉल्विंग एनर्जी क्या करेगा, रिवॉल्व करे, एब्जॉर्ब करे। ऊपर गया इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गई कि एक्साइटेड, एक्साइटेड हो गई। जब एक्साइटेड में स्टेबल हो गया क्या, अनस्टेबल, तो वापस आएगा। वापस क्यों आएगा, स्टेबलाइज होने के लिए, क्योंकि वो लो एनर्जी में ज्यादा स्टेबल था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि पहले इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा छोटा सा फोटॉन एब्जॉर्ब करे और दूसरे में जाए, फिर वहां दूसरा फोटॉन एब्जॉर्ब करे फिर तीसरे में जाए। ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन पे, कि कितनी एनर्जी का फोटॉन उसने एब्जॉर्ब किया। जितनी ज्यादा एनर्जी का करेगा उतना ज्यादा बड़ा छलांग लगाएगा, उतना बड़ा जंप होगा। यानी पहले से इलेक्ट्रॉन जो है आपका सेकंड शेल में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है। अगर एनर्जी इतनी ज्यादा है तो वो निकल भी सकता है, जिसको माइनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आईपी कहते हैं। कि अगर हम उसकी एटम की जो ऑर्बिट्स हैं आखिरी ऑर्बिट से भी ज्यादा एनर्जी देते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो आइसोलेटेड में स्टेट में आ जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। और जब तक इलेक्ट्रॉन एटम में रहेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। तो तीसरी बात, मेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब क्वांटाइज एनर्जी, इट जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर शेल, द एटम इज सेड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट,
इन एक्साइटेड स्टेट इट हैज हाई एनर्जी एंड लो स्टेबिलिटी, कि इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एटम अनस्टेबल हो गया, अब क्या होगा कि वो वापस आएगा। एज एटम इन एक्साइटेड स्टेट is unstable, hence it releases a photon of energy and its excited electron jumps back to its lower shell and attain its ground state. In ground state, electron nearest to the nucleus, यानी अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के नजदीक है, ठीक है, तो उसको हम ग्राउंड स्टेट कहेंगे। जितना जो उसकी ओरिजिनल एनर्जी स्टेट था उससे आप आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन आपका किस स्टेट में होगा, एक्साइटेड होगा, ठीक है। नंबर 5 की बात करें, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स के। अब देखिए प्लांक क्वांटम थ्योरी याद है थोड़ी, प्लांक क्वांटम मैक्स प्लांक ने क्या था कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इज नॉट फिक्स्ड, फोटॉन की एनर्जी फिक्स नहीं होती, उसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। और हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो इक्वेशन क्या बनेगी, इज इक्वल टू h, ठीक है। अब यहां से जो रेडिएशन खारिज होगा एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा, इमिशन से क्या होगा, रिलीज होगा। अब रेडिएशन रिलीज हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हमें पता है तो हम प्लांक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दो शेल का एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा। तो यही इक्वेशन यूज होगी कि डेल्टा E यानी E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी रिलीज हुई है उसको हम प्लांक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दो एनर्जी लेवल्स यानी दो शेल्स का एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा। वहां से हमें पता चल जाएगा कि ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन किस शेल में था और अब वो किस शेल में गया है या किस में गया था, वहां से कहां आया है। तो जो दो शेल का, क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी नोन होती है, आप बोर की इक्वेशन एनर्जी वाली यूज करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शेल की एनर्जी जो है वो आपको पता होता है, ठीक है। जब आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तो उसको प्लांक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, आपको एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी देखें कि वो किस दो शेल का डिफरेंस है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। उसके फार्मूलाज हैं, आप उससे इजीली जो है मालूम कर सकते हैं, ठीक है। आखिरी जो है कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय द रिलेशन, कौन सा रिलेशन, यही है कि डेल्टा E इज इक्वल टू H2 माइनस E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू। उसमें क्या है कि हियर E इज एनर्जी ऑफ फोटॉन एंड H इज प्लांक कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। आखिरी बात जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो सिर्फ कुछ ही सर्कुलर पाथ में क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। किस में कर सकता है, जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम कितना हो, अब ये है लीनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम। अगर बॉडी सर्कल में मूव करिए तो उसका रेडियस लेंगे तो एमबीआर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, एमबीआर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। फिजिक्स में मेरे ख्याल में एल और डब्ल्यू से जाहिर करते हैं, ओमेगा से, ठीक है। तो एमबीआर इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि NH/2π, ठीक है। तो सिर्फ उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, सिर्फ उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर होगा। यानी या तो सिंपल H/2π होगा, H/2π, या इसका इंटीजर मल्टीपल यानी 2H/2π, 3H/2π। कौन सी अलोड ऑर्बिट नहीं हो सकती जिसमें फॉर एग्जांपल 2.5 H/2π, ये अलोड ऑर्बिट नहीं है। तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, n का वैल्यू क्या होना चाहिए, जी बाबा। तो अभी आप खेल सकते हैं, ठीक है। कल हम इसकी डेरिवेशन वगैरह करेंगे, ठीक है बेटा।